वो दौर याद है जब मतलब हर जेब में, हर हाथ में नोकिया का फोन दिखता था। हाँ बिल्कुल। क्या मजबूत बनावट थी, और बैटरी तो जैसे हफ्तों चलती थी। सही बात है। आज हम उसी नोकिया के शानदार सफर और उसके बाद के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे मोबाइल की दुनिया का ये बेताज बादशाह अपनी बुलंदियों से नीचे आ गया। हमारी ये बातचीत नोकिया एक विशालकाय का उत्थान और पतन नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। सोचिए 1990 का आखिर और 2000 की शुरुआत। नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। नहीं, वो तो नाम बन गया था मोबाइल का। हाँ, मोबाइल फोन का दूसरा नाम। लंबी बैटरी लाइफ, मजबूती ऐसी कि फोन गिरे तो फर्श टूट जाए। हाँ, वो तो मजाक भी चलता था। और वो सिम्बियन ओएस वाला सॉफ्टवेयर, सरल, भरोसेमंद। दुनिया भर में लोग आंख बंद करके नोकिया पर भरोसा करते थे, है ना? बिल्कुल। आलम यह था कि 2007 में सोचिए दुनिया के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन बाजार पर नोकिया का कब्जा था। 50% से ज्यादा। हाँ, तो फिर सवाल यही उठता है कि इतनी मजबूत पकड़ वाली कंपनी आखिर लड़खड़ाई कैसे, कहाँ चूक हो गई? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आया 2007 में। अच्छा। जब एप्पल ने वो पहला आईफोन लॉन्च किया। हाँ, आईफोन। वो सिर्फ एक नया फोन नहीं था, वो एक पूरी क्रांति थी, स्मार्टफोन क्रांति की शुरुआत। टच स्क्रीन और एप्स वाला दौर। बिल्कुल, पूरी दुनिया टच स्क्रीन और एप्स की दीवानी होने लगी। लेकिन नोकिया इस बदलाव की आहट को शायद ठीक से सुन नहीं पाया। वो काफी समय तक अपने पारंपरिक बटन वाले फोनों पर ही ज्यादा ध्यान देते रहे, जिन्हें फीचर फोन कहते हैं। हाँ, फीचर फोन। उन्होंने स्मार्टफोन की जो लहर थी उसे पकड़ने में काफी देर कर दी। अच्छा, और सॉफ्टवेयर का क्या? सिम्बियन तो उस समय काफी लोकप्रिय था। हाँ, लेकिन क्या वो स्मार्टफोन के दौर के लिए तैयार था? नहीं, यहीं पर दूसरी बड़ी चूक हुई। देखिए, सिम्बियन ओएस पुराने जमाने के फोनों के लिए तो ठीक था, बहुत बढ़िया था। हाँ, चलता था बढ़िया। लेकिन वो iOS और एंड्रॉयड के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। उसमें न तो वैसा आकर्षक इंटरफेस था, न ही वो एप्स का विशाल भंडार जो नए स्मार्टफोन इकोसिस्टम की जान बन रहा था। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि नोकिया के पास एंड्रॉयड को अपनाने का मौका था शुरू में। अरे हाँ, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? वो अपने सिम्बियन पर ही टिके रहे, और बाद में जब स्थिति और बिगड़ी तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन के साथ साझेदारी कर ली। हाँ, वो डील हुई थी। हाँ, एक ऐसा दाव जो दुर्भाग्य से चला नहीं। तो सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर तो चुनौती थी ही, लेकिन क्या हार्डवेयर और डिजाइन में भी नोकिया पिछड़ने लगा था? क्योंकि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां तो लगातार कुछ नया ला रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इनोवेशन यानी नई खोज और डिजाइन, इस मामले में भी नोकिया की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। जहां दूसरी कंपनियां बेहतर कैमरे, बड़ी और शार्प स्क्रीन, पतले आकर्षक डिजाइन वाले फोन ला रही थीं। हाँ, स्लीक फोन्स आने लगे थे। बिल्कुल। वहीं नोकिया के नए मॉडल उतने रोमांचक नहीं लग रहे थे। वो अपनी पुरानी सफलताओं पर शायद ज्यादा टिके रहे, और बाजार की जो बदलती उम्मीदें थीं उनको पूरा करने में सुस्त पड़ गए। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उपभोक्ता धीरे धीरे दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखने लगे, आकर्षित होने लगे। ये तो हुई बाहरी चुनौतियां। क्या कंपनी के अंदर भी सब कुछ ठीक चल रहा था? कहते हैं अक्सर बड़ी कंपनियों के पतन में अंदरूनी कारण भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी के अंदर भी कई समस्याएं थीं। अंदर अलग अलग विभागों में खींचतान चलती थी। अच्छा, इंटरनल पॉलिटिक्स। हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे फैसले लेने में देरी होती थी। मैनेजमेंट पर यह भी आरोप लगे कि वो बड़े जोखिम उठाने से कतरा रहे थे और बदलाव का विरोध कर रहे थे। रिस्क लेने से डर। शायद अपनी जबरदस्त सफलता के कारण उनमें एक तरह की, आप कह सकती हैं, आत्मसंतुष्टि आ गई थी। कॉम्प्लेसेंसी। हाँ, और उन्होंने एप्पल और गूगल, एंड्रॉयड के साथ जैसे नए प्रतिस्पर्धियों की ताकत को कम आंका। अपनी विरासत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा शायद उन्हें भारी पड़ा। और फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ी साझेदारी हुई। वो तो एक बहुत बड़ा कदम था, अपना सिम्बियन छोड़कर विंडोज फोन अपनाना। उसका क्या नतीजा निकला? 2011 में हुई वो साझेदारी नोकिया के लिए एक, कह सकते हैं, जीवनदान जैसी मानी जा रही थी उस वक्त। हाँ, उम्मीद तो बहुत थी। लेकिन विंडोज फोन प्लेटफॉर्म कभी भी बाजार में उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई जितनी iOS या एंड्रॉयड की थी। एप्स की कमी एक बड़ा कारण था शायद। एप्स की कमी एक बहुत बड़ी वजह रही, और लोग भी उसे अपनाने में हिचकिचा रहे थे।
तो इस साझेदारी ने नोकिया को बचाने की बजाय उसके पतन को और तेज कर दिया। अरे हाँ, आखिरकार 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को खरीद लिया। पूरा खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया, लेकिन कुछ साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस बिजनेस को लगभग बंद ही कर दिया। ओह, तो ये दिखाता है कि कैसे एक गलत रणनीतिक साझेदारी भी बड़ी गिरावट का कारण बन सकती है। तो आज नोकिया ब्रांड का क्या स्टेटस है? क्या वो फोन बनाते हैं अभी भी? आज की तारीख में नोकिया, मतलब जो ओरिजिनल नोकिया कंपनी है, वो खुद मोबाइल फोन नहीं बनाती। अच्छा। फिनलैंड की एक दूसरी कंपनी है HMD ग्लोबल, उसके पास नोकिया ब्रांड नाम के तहत फोन बनाने और बेचने का लाइसेंस है। ओके, लाइसेंस पे चल रहा है नाम। हाँ, ये कंपनी एंड्रॉयड पर चलने वाले नोकिया फोन बाजार में ला रही है। हालांकि ये फोन अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए अभी भी जाने जाते हैं। हाँ, वो बिल्ड क्वालिटी वाली बात तो है। वो है, पर अब नोकिया उस बेहद प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन बाजार में एक छोटी खिलाड़ी है, अपनी पुरानी बादशाहत से कोसों दूर। इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से जी, क्या अहम सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक मेरे ख्याल में यही है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी सिंहासन स्थायी नहीं होता। कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता। सही बात है। चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी या सफल क्यों ना हो, अगर वो समय के साथ बदलती नहीं है, बाजार के ट्रेंड्स को नहीं समझती और जरूरी इनोवेशन नहीं करती, तो नीचे आना तय है। तो उसका पतन लगभग निश्चित है। नोकिया असल में सीधे तौर पर सिर्फ प्रतिस्पर्धा से नहीं हारी, वो हारी वक्त के साथ बदलने और जरूरी जोखिम उठाने में नाकाम रहने के कारण। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब भविष्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, तो आपकी जो गौरवशाली विरासत है, आपका जो इतिहास है, वो आपकी मदद करता है या आपके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है और ये बात सोचने पे मजबूर करती है। क्या आज की कोई और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जाने अनजाने में ही सही कहीं नोकिया वाली राह पर तो नहीं चल रही? ये सवाल तो बनता है। कौन सी कंपनियां हैं जो इनोवेशन या बदलाव को अपनाने में थोड़ी सुस्त नजर आ रही हैं? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।